हर्ष तिवारी हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिगंगा तपोवन में 7वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। रेडियो एक्टिव डिवाइस के से निकलने वाली गर्मी से बाढ़ आने की अंदेशा। 204 लोग हैं लापता, 38 शव बरामद। ओडिशा के राज्यपाल पहुंचे मसूरी, अपने स्टाफ के साथ पहुंचे मसूरी। प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर की सराहना। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक। समिति की 17वीं बैठक हुई आयोजित। मिड डे मील को लेकर हुई चर्चा। और हरिद्वार के केशव कुंज बाग में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, लाखों का सामान का हुआ नुकसान, जलकर राख। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ऋषिगंगा तपोवन में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 7वें दिन भी जारी है। गांव वालों को अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस के निकलने वाली गर्मी से ही रविवार को बाढ़ आई थी। बीते रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद भयंकर बाढ़ आई, जिसमें यहां के लोगों ने काफी नुकसान झेला है। आज आपदा के 7वें दिन तपोवन स्थित सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल किया गया है। बता दें कि राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा में लापता 204 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 166 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अभी तक 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। ऋषिगंगा तपोवन में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगातार जारी है। दरअसल गांव वालों को इस चीज का अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस से निकलने वाली गर्मी से ही रविवार को बाढ़ आई थी। दरअसल बीते रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद भयंकर बाढ़ आई, जिसमें यहां के लोगों ने काफी नुकसान झेला है। 7वें दिन भी तपोवन स्थित सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल किया गया है। राहत बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इस राहत बचाव कार्य के बीच जो सुरंग के अंदर लोग फंसे हुए हैं, वो अभी भी बाहर उन्हें निकालने में सफलता हासिल नहीं हुई है। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ के पानी के साथ या मलबे में दब गए होंगे या बाढ़ के पानी के साथ बह गए होंगे, उनकी तलाशी अभियान पूरी अलकनंदा रिवर का जो स्ट्रेच है डाउन स्ट्रीम ऑफ मरवाड़ी या फिर तपोवन, वहां पर चल रहा है। उसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारी जो लोकल पुलिस है, राजस्व की टीमें हैं, और उसी के साथ नेवी के डाइवर्स भी हैं। पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हो तो उसे खोजा जाए। उसी के साथ जो टनल के अंदर है वहां रेस्क्यू अभियान चल रहा है। आज शाम तक पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितने लोग हैं। अभी तक कितने जितने मिसिंग थे उनमें से कितने मिल पाए हैं? नहीं, वो लगातार डेड बॉडीज मिल रही हैं। 200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं मिसिंग है। तो ये नंबर्स जब तक आप बॉडीज नहीं मिलती हैं या कंफर्म नहीं होता है, तब तक पूरा एग्जैक्ट नंबर बता पाना संभव नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या अभी अपडेट है? कहां तक पहुंची है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की ये टीम? जी आदर्श, अगर हम बात कहें तो आज 7वां दिन हो गया इस आपदा को लेते हुए, और आज काफी कुछ तक अगर कहें तो जो यहाँ पर पीयूष रेतोला है, जो आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं उम्मीद आज ये जागी है कि आज शाम तक पता चल सकता है कि हम उस जगह पहुंच सकते हैं कि जहां पर वो क्या स्थिति है सुरंग की। तो वही लगभग 7 दिन से लगातार यहाँ पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। और बात करें तो वो झील जो बताई जा रही थी वहां पर कि
जो झील है वहां पर लगभग 400 मीटर की वो गहरी बताई जा रही है। और परसों अगर हम बात करें तो वहां से कमांडो भी उतारे गए हैं आईटीबीपी के हेलीकॉप्टर से, उसका भी मुआयना किया जा रहा है। पर यह बताया जा रहा है कि वहां से रिसाव शुरू हो गया है और उससे अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पर हर चीज के लिए एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम सब पे नजर बनाई हुई है। बात करें तो वहां पर जब आज 7 दिन हो गए, जिन लोगों के लोग लापता हैं उनके परिजनों ने भी वहां पर अगर कहें तो एनटीपीसी या सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं वहां पर हंगामा किया है, जिसको वहां पर की प्रशासन ने शांत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल सारी टीमें वहां पर लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, अब नेवी के जो मेरीन कमांडो होते हैं उनको भी बुलाया गया है, जो गोताखोरों को उनको भी देखा जा रहा है कि कहीं पानी के नीचे जो सब है उन वहां है क्या स्थिति है। तो लगातार खोजबीन जारी है। तो वहीं जो पीयूष रतौला है उन्होंने आज स्पष्ट रूप से बताया है कि आज शाम तक उम्मीद है कि हम जो टनल है वहां तक हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। लेकिन लगातार कमल जी देरी भी हो रही है और इससे कहीं न कहीं जिनके परिजन टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं सुरंग के बाहर की आखिर कब अपनों की वो आवाज सुन सकेंगे, कब उनके अपनों को लेकर कोई जानकारी मिल पाएगी जो सुरंग के अंदर फंस गए हैं। लेकिन इस बीच कमल जी, जो गांव वालों का अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस से निकलने वाली गर्मी की वजह से ये ग्लेशियर टूटा, बाढ़ आई और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान होता हुआ नजर आता है। रेडियो एक्टिव डिवाइसेस से निकलने वाली गर्मी, ओजोन लेयर की डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिस वजह से इस तरीके के बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इन सब चीजों को लेकर भी क्या जानकारी फिलहाल है? बिल्कुल सही बात है आदर्श। अगर बात कहें तो कई प्रकार की वहां पर अगर कहें तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिल रही है, अलग अलग चीजें आ रही हैं। वहीं हम बात करें तो पहले यह था कि ग्लेशियर का कोई टूटा है, उससे ये बहुत बड़ा पानी आया। फिर बाद में इसरो की बात कर दी, अवाडेस टूटा है, यहाँ की टीमें भी वहां गई थी। उनका कहना था ऐसे नहीं था, पर बर्फ 3-4 दिन खूब जो बर्फ पड़ी है वो एकदम अब जो है जो टेम्परेचर होने से एकदम पिघली है तो उसका जल आया है। तो कहीं ना कहीं अभी अलग बातें चल रही हैं। पर सबसे बड़ी मैं कह रहा हूं वही प्राथमिकता तो यही है कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए, उनको कन्फर्म किया जाए कितने नंबर्स ऑफ है। लगभग 205 से 200 लोग 6 बताए जा रहे हैं। पर अब ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि जो डाटा जो के हैं एनटीपीसी के हैं और अन्य उसके हैं तो वही आइडिया लगाया जा रहा है। पर ये पूरी क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है। पर सबसे बड़ी बात है जो उनके परिजन हैं, जो आज 7 दिन से लोग लापता है, वहां कहीं ना कहीं उनमें रोष है लगातार कि इतने दिन हो गए अभी तक कोई वहां तक नहीं पहुंचे राहत कर्मी। पर सबसे बड़ी बात है कि कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गया, वो टनल की भी अंदर की क्या स्थिति होगी आज 7 दिन में, वो आदमी कितने, मुझे तो लगता नहीं है कोई जिंदा भी रहा होगा। पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि उनको ढूंढा जाए, उनके सबों को देखा जाए कहाँ क्या चीज है। तो इसमें ही राहत कर्मी लगे हुए हैं। बाकी कयास अभी कहीं लगाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे ये ग्लेशियर आया। वो झील वाली जो बात बताई थी उसमें भी कई बातें निकल के आई हैं। उसमें मैंने बताया था आईटीबीपी के कमांडो टाइप के वहां पर भेजे गए। बिल्कुल लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सफलता कब तक मिलेगी ये देखना लेकिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी आपका देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अलग अलग योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति दी है। सीएम ने पद सृजन, पद पुनर्गठन, विकास कार्य और सामाजिक वितरण प्रणाली से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी है। लंबगांव नगर पंचायत भवन निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। लगभग 1,95,00,000 की धनराशि नई टिहरी पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत पुरानी व क्षतिग्रस्त वितरण पेयजल प्रणाली को बदलने और पुराने मोटर पंप सेटों को बदलने के लिए 1 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। विधानसभा क्षेत्र खटीमा में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति मिली है। खटीमा में सड़कों के डामरीकरण, पुनः निर्माण और चौड़ीकरण के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार विकास को लेकर कैसे राज्य में आगे बढ़ा जाए उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोईवाला को 2 इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण करने की स्वीकृति दी है। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विकास कामों के लिए धनराशि की स्वीकृत की है। इसमें हमने आपको अभी तक बताया कि कैसे प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के 40 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित कर दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संचालन के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 फरवरी से विकास के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और लगातार इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 फरवरी से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे। विधायक भी मौजूद रहेंगे। 15 फरवरी से दरअसल चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। वहीं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली को छोड़ बाकी 9 जिलों की सभी विधानसभाओं में जो घोषणाएं की गई थी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, जो अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने सरकार बनते समय घोषणाएं की थी, उन सब में कितना काम पूरा हुआ है, कितना बाकी है, इन सब चीजों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आएंगे। 15 फरवरी से इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है, जिसके चलते 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं के विधायक से, जिले के अधिकारियों से जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य को बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित ही करता है और यहां जो भी एक बार आता है ना, उसको बार बार यहां की नैसर्गिक सुंदरता अपनी ओर खींच लाती है। ये कहना है ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल का, जो हरिद्वार आए थे, लेकिन मसूरी की वादियों ने उन्हें यहां खींच लिया। बता दें कि राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा है कि वो हरिद्वार तक आए थे, जिसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ मसूरी आ गए। वहीं इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने मसूरी शहर के प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की। उन्होंने जमकर पहाड़ों की रानी की तारीफ की और कहा कि यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ही मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और उन्हें यहां आकर आनंद की अनुभूति हुई है। मसूरी के मॉल रोड पर टहलने के बाद ओडिशा के राज्यपाल देहरादून के लिए रवाना हो गए। आना कोई इधर पहली बार नहीं हुआ है मित्रों। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं वैसे, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार में आना लगभग हरियाणा के लोगों का सामान्यता रहता ही रहता है। तो इसलिए जब हरिद्वार आते हैं तो फिर मसूरी में आना भी स्वाभाविक बन जाता है। देहरादून, सहस्त्रधारा, काम्पी फॉल्स एटसेट्रा, ये सब बहुत बार इनको देखने का मन हुआ है, देखे हैं। आज हमारे साथ उड़ीसा प्रदेश के 2 एडीसीज और 4 पीएसओज और 2 स्टाफ नर्सेज ऐसे करके 10-12 लोग ऐसे हैं, 2 डॉक्टर्स हैं जो पहली बार इधर आए हैं। तो पहली बार मेरे साथ इधर आए हैं तो हमने सोचा कि हरिद्वार आए हैं तो चलिए उनको मसूरी भी दिखा देते हैं कि कैसा मसूरी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में मिड डे मील के राज्य स्तरीय इम्प्लीमेंटेशन और अमेंडमेंट समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को मिड डे मील और राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के मेन्यू की गुणवत्ता और क्वांटिटी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके।
आपको बता दें कि उन्होंने संबंधित जिले के जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मिड डे मील की लगातार मॉनिटरिंग करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि मिड डे मील की गुणवत्ता और क्वांटिटी के संबंध में लोगों की फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने और साथ ही लोगों द्वारा प्राप्त होने वाली फीडबैक के अनुरूप इसमें व्यापक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के केशव कुंज बाग सेक्टर 1 में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं पीड़ित विनोद ठाकुर का कहना है कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि घर में बंधे जानवर भी आग की चपेट में आ गए। वहीं उन्होंने कई बार दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन आग बुझने के बाद तक भी दमकल की टीम वहां पर नहीं पहुंची। आग बुझाने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचा और जब आग बुझ गई तब भी दमकल की टीम वहां नहीं पहुंची। खबर हरिद्वार के सिडकुल से है, जहां आज ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा एक कंपनी पर किए गए काम की पेमेंट न करने का आरोप लगाया गया है। वहीं कंपनी के अकाउंट मैनेजर का कहना है कि कंपनी ने पेमेंट के लिए कभी मना नहीं किया है। कहा कि ट्रांसपोर्ट की जो पेमेंट बची हुई है वो अब लीगल कार्रवाई के तहत ही पेमेंट करेंगे, जिससे कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप ट्रांसपोर्ट यूनियन या कोई भी व्यक्ति ना लगा सके। और इनकी पेमेंट तैयार रखी गई है। उनका जो 51,000 समथिंग था, एक मैटर है खाली वही है, और वो भी इनको क्लियर कर दिया गया है कि आप वो भी आपका क्लोज कर दिया है, आप आइए ले जाइए। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ गई कि हमने धरना प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन जिससे हमारी कंपनी की बदनामी होगी। ऋषिकेश के गंगानगर स्थित हनुमंतपुरम गली नंबर 7 के कॉर्नर पर नक्शे के खिलाफ बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में कभी भी खतरे को दावत दे सकता है। मामले में स्थानीय निवासी प्रभुदयाल शर्मा ने एमडीडीए के अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बावजूद इसके अभी तक अवैध निर्माण का काम लगातार जारी है, जिससे एमडीडीए के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात तो ये है कि निचले स्तर पर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। वहीं शिकायतकर्ता ने सचिव आवास और सचिव एमडीडीए को भी मामले से अवगत कराया, फिर भी एमडीडीए एक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। एमडीडीए के अधिशासी अभियंता सुधीर गुप्ता ने बताया कि शिकायत के बाद बिल्डिंग निर्माण करने वाले का चालान काटा गया है। अब भी निर्माण कार्य चल रहा है, तो लेकिन कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाएगी। हनुमंतपुरम लेन नंबर 7 के कोने पे एक अवैध निर्माण चल रहा है, जो नक्शे के विरुद्ध बन रहा है पूर्ण पैसे, और ये 100% भाग में बनाया जा रहा है। और मैंने इसमें राजनीतिक नेताओं का भी हाथ है, इनके ऊपर संरक्षण है इनको, और मैंने सचिव से भी 2 बार पहले शिकायत कर चुका हूं, और मैंने उसके बाद मुख्य सचिव, आवास सचिव तथा अध्यक्ष एमडीडीए और उपाध्यक्ष एमडीडीए को शिकायत कर चुका हूं, जिसमें मैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक निर्णय का भी मैंने हवाला दिया है उसमें। और हमारे साथ ऋषिकेश संवाददाता दीपक नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हैं। दीपक, पूरा मामला क्या है जिसको लेकर ये शिकायत की गई है, बताइए। देखिए, ऋषिकेश में हनुमंतपुरम गली नंबर 7 है, जहां पर ये एक बहुमंजिल इमारत का जो है निर्माण किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नक्शा तो एमडीडीए से जो पास कराया गया उसके विपरीत इसका निर्माण है। इसको धरातल पर ही 100% निर्माण शुरू कर दिया गया है, जबकि नक्शे के आधार पर कभी भी 65 और 70% से ऊपर की जो है बनाने की जो है इजाजत नहीं मिलती है। और इसके अंदर जो है ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो नक्शा पास कराया गया वो एकल नक्शा, यानी कि अपने व्यक्तिगत तौर पर रहने के लिए नक्शा पास कराया गया है।
लेकिन इसको जो है फ्लैट बनाकर बेचने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कई लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट की बात भी जो है शिकायतकर्ता के द्वारा बताई गई है। जी ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमारत बनने की तो उस क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं खतरा पैदा होगा, क्योंकि जब ये नक्शे के विपरीत होगी तो ये नुकसान पैदा कर सकती है। तो इस डर की वजह से वहीं के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने जो है एमडीडीए के अधिकारियों को जो है लिखित शिकायत दी है। अब दीपक, अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, और साथ ही जिसने ये नक्शा पास करवाया है, जिसके नाम पर ये नक्शा पास करवाया गया है, क्या उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई? देखिए, इस बारे में हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और शिकायतकर्ता की शिकायत का संज्ञान लेकर के जो है जो उसके अंदर निर्माण कर रहा है उनका उन्होंने चालान भी काटा है और उसको काम रोकने के लिए भी कहा गया है। लेकिन फिलहाल अगर उस बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है, ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, और अगर काम चल रहा है तो फिर से वहां पे निरीक्षण करेंगे और इसकी जो है दोबारा से इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई करने का दावा जो है अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये दावा कब तक जमीनी हकीकत बनके धरातल पे दिखाई देगा, यह कह पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता की बातों पर यदि विश्वास करा जाए कि एमडीडीए के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, तो उन्होंने मुख्य सचिव और आवास सचिव को भी इस बारे में जो है लिखित कंप्लेन दी है, लेकिन अभी तक जो है एक्शन में जो है विभाग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री राजीव गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ सितारगंज के मुख्य चौक पर एक दिन का धरना दिया है। विकास प्राधिकरण की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने को लेकर आज सितारगंज के मुख्य चौक पर राजीव गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे धरने तक पहुंचे। आपको बता दें कि राजीव गुप्ता व्यापार मंडल ने महामंत्री को अपना समर्थन दिया। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने कहा कि विकास प्राधिकरण समाप्त हो, ये बिल्कुल जायज मुद्दा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का निरीक्षण करते हुए कोतवाली पुलिस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने मालखाना हथियारों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस को पेंडिंग मामलों और उससे संबंधित मुकदमे का जल्द से जल्द उन्हें सुलझा लेना चाहिए। है और इसमें जो है थाने की संपूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से लेकर के हमारे क्रिमिनल इश्यूज से लेकर के और जो हमारी गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो हर एक चीज इसमें चेक की जाती है। थाने पे कैसी व्यवस्था है, थाने की फोर्स से भी बात की जाती है। तो आज उसका हम लोग काम कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, हम लोग चेक किए जा रहे हैं और इसमें अभी तक जो भी स्थिति पाई गई है काफी संतोषजनक स्थिति है और जो भी इसमें अगर कहीं कमी पूर्ति होती है तो वो निर्देश दिए जाएंगे जो कि यहाँ की जो कोतवाल है उसको पूरा कराएंगे। नैनीताल के माध्यमिक विद्यालय डोला विकास खंड में स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान के तहत 67,96,000 से बने 5 कक्ष भवन का लोकार्पण किया गया और ये लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान इलाके की जनता, जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य का स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्री यशपाल आर्य ने संबोधित भी किया है। कहा है कि ये क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है और हमेशा रहेगा। उनके दुख दर्द को समझना, समस्याओं को दूर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। डोला रियाड़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का अर्पण हुआ है। यहाँ पर विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था और यहाँ की स्थानीय अभिभावकों की मांग थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 68 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस भवन के निर्माण के उपरांत जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर।
राजपुर से झड़ी पानी तक ट्रैकिंग मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आ रहे हैं और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले रहे हैं। इस क्षेत्र को प्रकृति ने अनेकों नियामतें बख्शी हैं। साथ ही यहां पर अलग अलग तरह के पशु पक्षी भी चहल पहल करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि अपने साथ सैकड़ों पुरातन छात्रों के साथ आए ग्राफिक एरा के कमल घनशाला ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से लगातार इस ट्रैकिंग रूट पर आ रही हैं और अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा बार यहां आ चुके हैं। यहां आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, प्रकृति का ध्यान रखते हुए ठीक है, जो नेचर है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना अगर कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंक्रीट का जंगल बन जाएगा और फिर इस रूट में चलने का कोई मजा नहीं रहेगा। सर सरकार और जैसे हम नीचे शुरू होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन बोर्ड में अंग्रेजों के जमाने में लोग पैदल बहुत चलते थे क्योंकि टोल टैक्स बहुत देना पड़ता था जो बस से जाते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।